In first place, Joshi Mayank from India. तो आगे आपका क्या प्लान है? आप इसके आगे कहाँ अभी एम कर रहे हैं? वर्ल्ड जाना है और इंडिया का तिरंगा फहराना है बस। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग ये दोनों अलग अलग गेम है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेट लिफ्टिंग की ये पावर लिफ्टिंग होती है। 3 चीज़ें रहती हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। ये आती है पावर लिफ्टिंग के अंदर। और शोल्डर के ऊपर जो मूवमेंट रहते हैं, क्लीन जर्क एंड स्नैचेस, ये आती है वेट लिफ्टिंग के अंदर। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये 2 एक्टिव एजेंसीज हैं जो नेशनल लेवल और वर्ल्ड लेवल पे वर्क करती हैं। कोई इंसान डोपिंग टेस्ट में फेल हुआ किसी भी स्पोर्ट में, तो वो कम्प्लीटली बैन हो जाता है या फिर कुछ टर्म के लिए बैन रहता है? तो डिपेंड करता है कितना डेंजरस उसने एनाबॉलिक यूज़ किया है। कुछ केसेस में 1 साल, 2 साल, 7 साल और फिर बहुत रेयर केसेस में लाइफ टाइम बैन रहता है। और आपके साथ इंडिया से और कौन कौन थे? मेरे साथ इंडिया से बहुत अच्छे एथलीट्स भी थे। 59 kg में आदर्श टावर करके था बंदा, अभी करंटली नेशनल चैंपियन है वो। एरन फर्नांडिस करके था बंदा, कर्नाटका का। मेरा रूममेट था सौरव कुमार सिंह, सिंघा नाम से फेमस है वो, काफ़ी फेमस है बंदा। तुमको बिलीव नहीं होगा, 3 दिन में उसने 99 kg से 93 kg वेट किया था, बॉडी वेट। उन्होंने 7 kgs कम किया। क्या उसकी वजह से भी उनकी परफॉर्मेंस में इशू है? डेफिनेटली, अनडाउटेडली आता ही है। आपके हिसाब से क्या इसके अलावा चीज़ है जिसकी वजह से हेट मिल रही है सबको? जब से आपने ट्रेनिंग शुरू की है तब से लेके अभी तक का आपका कितना एक्सपेंस हुआ है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट कॉन। आज के एपिसोड में हमारे साथ है महेंद्र जोशी, एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियन। इन्होंने 32 की एज में पावर लिफ्टिंग में डेब्यू किया और सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर एशियन पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के 120 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। हमने डिस्कस किया कि कैसे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और इंटेंस ट्रेनिंग से उन्होंने इंडिया को एशियन स्टेज पे रिप्रेजेंट किया और एक मेजर इंजरी होने के बाद भी पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जिताया। उन्होंने बताया कैसे इंडियन सोसाइटी, पेरेंट्स की सोच, गवर्नमेंट सपोर्ट और डोपिंग के साइड इफेक्ट से एक एथलीट की जर्नी पे इम्पैक्ट पड़ता। इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है। और ऐसे ही एक्सपर्ट्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप जिम करते हैं 6 डेज अ वीक, पर कभी कभी मौका पड़ा तो संडे को भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना इतना जुनून कहाँ से आ रहा है? जुनून कह लो या फिर ये कह लो कि लत कह लो। और फिर उसके बाद एक चीज़ रहती है ना कि जिस चीज़ ने आपको इतनी इज्जत दी है, जिस चीज़ ने आपकी एक आइडेंटिटी बनाई है सोसाइटी में, उस चीज़ को फिर आप मतलब 7वें दिन भी क्यों छोड़ना चाहोगे? सीधी सी बात है। पूरे टाइम ही आप उससे जुड़े रहना चाहोगे ना। अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं पूरे टाइम में इसके पास ही रहूँ। तो वो कलेक्शन एक मतलब एक जिम मेरे लिए ना एक कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है मेरे लिए। एक वो है, क्यों कह लो कि एक आइडेंटिटी है जिससे मैं पूरे टाइम कनेक्ट रहना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली ये इसलिए पूछा क्योंकि अगर मुझे जानना है कि किसी को इस प्रोफेशन में जाना है तो उसके लिए 7 डेज मैंडेटरी है। यार देखो, जो मेरा वर्कआउट है चलता है, जैसे पावर लिफ्टिंग की अगर मैं बात करूँ, ड्यूरिंग कंपटीशन में प्रिपरेशन में वो 4 to 5 डेज वीक की मेरा इंटेंस वर्कआउट रहता है। बाकी जो 3 दिन रहते हैं ना, वो रहते हैं आपके डिसिप्लिन पे, वो रहते हैं आप जो लाइफस्टाइल है उसको आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो, आप कितना पार्टीज से दूर हो, आप नशे से कितना दूर हो, ये सब चीज़ें रहती है। तो आपकी ड्यूटी जो है ना वो पूरे 7 दिन की यही रहती है। वर्कआउट तो आपको 4 दिन 5 दिन में भी आप कर सकते हो। उसके अलावा जो 3-4 दिन बचते हैं आपके हफ्ते के, उस दिन आपको अपने डिसिप्लिन पे और पंक्चुअलिटी पे काम करना है। जब आप बोलते हैं कि आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो एग्जैक्टली उसमें क्या करते हैं? इंटेंस वर्कआउट मतलब कितना अपने बॉडी को तोड़ना पड़ता है? कोई भी स्पोर्ट रहता है ना, तो उस सारे स्पोर्ट्स की जड़ है दिमाग, मेंटल बैरियर, है ना। हर स्पोर्ट में, हर स्पोर्ट्स के साथ एक ना एक बार उसके करियर में ये चीज़ आती है कि उसको अपने मेंटल बैरियर को ब्रेक करना ही पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताता हूँ, मैं एशियंस में गया था, तो वहाँ एक डेडलिफ्ट थी, 300 kg का मेरा अटेम्प्ट था। और
हुआ ये था कि 300 केजी में ऑन स्टेज 3-4 बार कैरी कर सकता हूँ उस अटेम्प्ट को। तो मेरा दिमाग ये था, कह रहा था कि 302 मैं ले लूँ या 297.5 में ले लूँ। तो मेरा जो फ्रेंड था और सौरभ कुमार सिंघा, काफ़ी लोग जानते हैं उसको, और उसने मुझे बोला कि बोले मैं 300 कर रहा हूँ, आपको मारना है बस। अब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टाइम था, मैं दिमाग में बस ये आया कि यार कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। इवन जब मैं स्टेज पे गया तो मेरे को दिमाग में बस डर था कि यार कैसे करूँगा मैं, लेकिन हो गया वो 300 केजी मैंने अटेम्प्ट किया और मैंने बिल्कुल क्लियर करा उसको। तो सबसे पहली चीज़ ये रहती है कि आपका मेंटल बैरियर आप तोड़ते हो। जब ट्रेनिंग करते हैं ना, तो उसमें आपको उसी टाइम प्रैक्टिस ये करनी रहती है कि आपको एक, जैसे मैं पावर लिफ्टिंग की बात करूँ, तो मुझे कुछ ऐसे फिगर्स पे मुझे लिफ्ट करना है जैसे जो मैंने कभी किया नहीं है। लाइक कंपटीशन के 1-2 हफ्ते पहले हम लोग एक पीआर सेट करते हैं, जिसमें हम मैक्सिमम अपना परफॉर्मेंस देते हैं। उस पूरे 1-2 हफ्ते की जो पहले सेशन लेते हैं ना, उसका हमको पता नहीं रहता है कि हम कितना मैक्सिमम लिफ्ट करेंगे। तो वो टाइम रहता है कि हम, हो सकता है कि 300 भी उठाएं, 310 भी उठाएं, 315, 50 कुछ भी कर सकता है, वो फिगर कुछ भी कर सकता है। तो एक ये चीज़ रहती है। सर आपने जैसे बोला कि मेंटल बैरियर तोड़ना है, बट उसके लिए प्रैक्टिस भी लगेगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे आप बहुत सारे कंपटीशन में जा रहे हो, कंपटीशन स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले आपका मेंटल स्टेटस क्या रहता है, और उस मेंटल स्टेटस में पहुंचने के लिए आपने क्या क्या प्रैक्टिस की है? जनरली मैं भी बताऊँ या फिर बहुत सारे एथलीट्स रहते हैं, वो अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं उस टाइम पे। सबसे अलग हो जाते हैं और अपना एक अलग ही ज़ोन बना लेते हैं। उस ज़ोन के अंदर एक, कह लो ना, पावर ऑफ इमेजिनेशन एक रहती है ना, सुना होगा आप लोगों ने भी। तो वो टर्म जो है ना, वो वाक़ई में इफ़ेक्टिव है, चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई भी फ़ील्ड। तो हम उस चीज़ को इमेजिनेशन में चालू कर देते हैं कि यार हमको क्या परफ़ॉर्मेंस करना है, कैसा परफ़ॉर्मेंस करना है। और सबसे मेन चीज़ पॉज़िटिव माइंडसेट, इतना पॉज़िटिव रखना पड़ता है कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ मुझसे नहीं होगी वाला तो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए दिमाग में। होना ही है, होना ही है वो चीज़। मैं तो बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। लास्ट ईयर आई थिंक अगस्त या सितंबर का टाइम था, 2024 में, तब मेरा सिलेक्शन हुआ भी नहीं था एशियंस के लिए। और मैंने सडनली उस समय अपना डाइट प्लान बना लिया था कि एशियंस 2025 डाइट चार्ट। तो पता था कि 1 साल बाद की चीज़ जो थी वो मैंने लिख दी थी, और मुझे जब मैं लिख रहा था ना, तो मुझे पता था कि ये चीज़ हो जाएगी, ईज़ी ही है मेरे लिए। तो 1% डाउट नहीं आया। तो जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो उसके लिए तो मुझे पता था कि मुझे सिलेक्ट होना ही था, क्योंकि इस चीज़ की प्लानिंग मैं माइंड में अपने पहले 1 साल पहले कर चुका हूँ। आपने बात की पावर लिफ्टिंग की। अगर मुझे लेमन टर्म्स में समझना है, किसी को नहीं पता है पावर लिफ्टिंग क्या है, तो आप समझा सकते हैं कि है क्या एग्जैक्टली, क्या गेम, क्या-क्या चीज़ उसके अंदर आती है? जनरली क्या होता है ना, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग ये दोनों अलग-अलग गेम है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज़ हो जाते हैं कि वेट लिफ्टिंग ही ये पावर लिफ्टिंग होती है। मैं उन लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि स्क्वाट्स, प्रेस और डेडलिफ्ट, जो कि जिम्स में आजकल नए जितने भी न्यूबीज़ रहते हैं, उनको बहुत शौक रहता है हैवी डेडलिफ्ट्स करने का। तो ये 3 चीज़ें रहती हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, ये आती हैं पावर लिफ्टिंग के अंदर। और शोल्डर के ऊपर जो मूवमेंट रहते हैं, क्लीन जर्क एंड स्नैचेस, ये आती है वेट लिफ्टिंग के अंदर। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, पावर लिफ्टिंग इज़ नॉट एन ओलंपिक गेम, वेट लिफ्टिंग इज़ एन ओलंपिक गेम, बट लास्ट ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिर्फ वुमेन्स को अलाउ किया था। ओलंपिक्स में क्यों नहीं है सर ये? वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग सिमिलर गेम्स। एक्चुअली क्या हुआ था, इसके पीछे एक रीज़न कह लो कि डोपिंग। तो डोपिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पावर लिफ्टिंग में काफ़ी एथलीट्स तो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। और वहीं वेट लिफ्टिंग की अगर बात करो तो वेट लिफ्टिंग तो थोड़ा पुराना गेम है, पावर लिफ्टिंग से थोड़ा पहले से ये स्टार्ट इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो यूँ कह लो कि इसीलिए पावर लिफ्टिंग अभी तक आया नहीं है, लेकिन हाँ, होपफुली इस साल वर्ल्ड गेम्स पावर लिफ्टिंग है, तो आने वाले 10 साल के अंदर अंदर हम देख सकते हैं कि लिफ्टिंग भी एशियन वर्ल्ड गेम्स में या तो ओलंपिक गेम्स, सॉरी, ओलंपिक गेम में आ ही जाएगा। अब कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो पावर लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस गेम की हाइप इतनी क्रिएट कर दी है कि अब हर कोई जिम जाना चाहता है, हर कोई जिम में जाके हेवी वेट्स मारना चाहता है।
और हर कोई दिखाना चाहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ। तो ये गेम आपको प्लेटफॉर्म देता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, शो इट। क्या होता है डोपिंग में? ऐसा क्या किया जाता है जिसकी वजह से इस गेम को ही हटा दिया गया वर्ल्ड गेम से? नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये 2 एक्टिव एजेंसीज हैं जो नेशनल लेवल और वर्ल्ड लेवल पे वर्क करती हैं। इनका मेन पर्पस एक्चुअली ये है कि ये जितने भी एथलीट्स हैं उनकी हेल्थ के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि जितने भी एनाबॉलिक ड्रग्स रहते हैं वो सब आपकी कहीं न कहीं आपके एनाबॉलिक्स आपकी बॉडी को करेंगे ही करेंगे, आज नहीं तो कल। और यूँ कह लो कि पावर लिफ्टिंग या इंडिया में अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, या कह लो कि वर्ल्ड का, तभी मैं बोल नहीं पाऊँगा श्योरिटी से, क्योंकि वर्ल्ड में ये गेम काफ़ी हाइप ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है वर्ल्ड लेवल पे। और इंडिया में ये पीछे इसलिए रह गया क्योंकि क्या होता है ना, जिम में जब आप बिगिनर लेवल पे चले जाते हो, आप अगर जाओगे किसी भी जिम में आज की तारीख में, पूरे इंडिया की बात करूँगा मैं, तो आप जब जिम जाओगे आप बोलोगे अपने ट्रेनर से कि यार मुझे बॉडी बनानी है, तो ट्रेनर सबसे पहले आपको एक प्रोटीन का डब्बा पकड़ा देगा और उसके साथ में ज़माने भर के सप्लीमेंट आपको दे देगा, ठीक है। उसके साथ में फिर आप 6 महीने 7 महीने मेहनत करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार मेरा तो रिज़ल्ट आ नहीं रहा है, आपको कुछ एनाबॉलिक्स दे दिए जाएँगे। कोई विटामिन की इंजेक्शन बोल के या किसी भी चीज़ का इंजेक्शन बोल के आपको दे देंगे वो लोग, और आपको रिज़ल्ट दिखना चालू हो जाएँगे। ये आजकल की जनरेशन में शुरू जो बिगिनर लेवल पे जो जाते हैं जिम, उन लोगों के साथ बहुत हो रहा है ये, और इसमें लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट आता है फिर बॉडी में? कि लॉन्ग टर्म में अगर आपके पुराने जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह हैं, एक रिच पियाना हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, उसके बाद बहुत सारे और भी एथलीट्स हैं जिनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है और कार्डियक अरेस्ट हुआ है उन लोगों को। और उसका रीज़न ये रहता है ना कि एक होता है ग्रोथ हार्मोन, तो वो हार्मोन क्या करता है, आपके मसल्स को बढ़ा देता है, और आपका जो रिब केज है वो तो छोटा ही है। अब जब रिब केज छोटा है लेकिन उसके अंदर आपका हार्ट जो है उसका साइज़ बढ़ चुका है, तो उसको कंजेशन होगा और वो हार्ट अटैक देगा आपको। ये मान के चलो कि अगर आप डोप टेस्ट में फेल हो गए तो अभी जैसे हिमा दास है और भी पुराने एथलीट्स हैं जो डोप टेस्ट के कारण फेल हुआ है, डोप फेल कर चुके हैं और उसके बाद उनके ऊपर बैन लगा है। तो होता है, मतलब जनरली एथलीट्स इसकी चपेट में आ जाते हैं, बहुत ईज़िली आ जाते हैं। क्योंकि कारण ये रहता है ना कि जब आप इंजरी फेस करते हो, आपको कब आप मेंटली वीक हो जाते हो, आपको पता है कि मैं इतना पर लाइक मुझे अगर पता है कि मैं 300 किलो उठा सकता हूँ, कल को अगर मेरी कॉम्पिटिशन 1 हफ्ते बाद आ जाती है और मुझे पता है कि मैं 300 किलो उठा सकता हूँ, बट अभी मेरी फिजिकल कंडीशन वो नहीं है, मेरे अंदर पोटेंशियल है बट फिजिकल कंडीशन नहीं है, तो इस स्टेज पे मेंटली वीक हो जाता है एथलीट और एस्टेरॉयड की तरफ चले जाता है। और अगर कोई इंसान डोपिंग टेस्ट में फेल हुआ किसी भी स्पोर्ट में, तो वो कंप्लीटली बैन हो जाता है या फिर कुछ टर्म के लिए बैन रहता है? ये देखिए कुछ डिपेंड करता है कितना डेंजरस उसने एनाबॉलिक्स यूज़ किया है। कुछ केसेस में 1 साल, 2 साल, 4 साल, और फिर बहुत रेयर केसेस में लाइफ टाइम बैन लगता है। और नाडा या वाडा का जो बैन लगाने का रीज़न रहता है ना, उनका रीज़न ये रहता है कि भैया आपने बहुत स्टेरॉइड ले लिए हैं, अब आप रेस्ट करो, आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। तो ट्रेनर्स रिकमेंड करते हैं इस तरीके की चीज़ करना? यार कुछ केसेस में करते हैं, कुछ केसेस में नहीं करते हैं। लाइक अगर मैं बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ मैं, और वो सब बिगिनर लेवल पे हैं। लेकिन आज तक मैंने अपने किसी भी खिलाड़ी को, मेरे पास 3 से 4 खिलाड़ी ट्रेनिंग लेते हैं, किसी भी खिलाड़ी को मैंने एनाबॉलिक्स सजेस्ट नहीं किया है और ना उनको मैं इस चीज़ पे आने दूँगा कभी भी। क्योंकि ह्यूमन पोटेंशियल जो है ना, वो अभी तक डिस्कवर हुआ ही नहीं है। इंडिया में ना प्रॉब्लम ये है कि जब खिलाड़ी बनता है, तो खिलाड़ी को अपना परफॉर्मेंस नहीं देना है, उसको सबसे पहले सोसाइटी से लड़ना है। पहले तो अपने मम्मी-पापा को मनाना है कि भैया मैं क्या गेम खेल रहा हूँ, फैमिली मानेगी। उसके बाद फिर आप जब खेलने जाओगे तो वहाँ पे जो फेडरेशन की पॉलिटिक्स रहती है, उससे उलझ के फिर आप 10 लोगों में से निकल के 2 लोग पाओगे। फिर उसके बाद आप जब ऊपर लेवल पे जाओगे तो आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। हालाँकि इस चीज़ में मैं अभी करंट गवर्नमेंट है उसके लिए उसको एप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया है। मतलब आज से 10 साल 15 साल पहले जो स्पोर्ट्स की स्थिति थी इंडिया में,
उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अभी जो एक नया रूल आया है अंडर, ये है कि अगर जितनी भी फेडरेशन है, जो फर्जी फेडरेशन बोलते थे जिनको, वो बंद हो जाएंगी और फिर सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन चलेगी, यूनिट रहेगी जो सारी फेडरेशन को, सारे स्पोर्ट्स को ऑपरेट करेगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का। हाँ, जब भी कोई खिलाड़ी बनता है ना, तो उसको पता नहीं रहता है कि कौन सी फेडरेशन जेन्युइन है, कौन सी फेडरेशन फेक है। तो वो एक फेडरेशन से खेलता रहता है, उसको लगता है कि मैं इंटरनेशनल खेल के आ गया, मैं नेशनल खेल के आ गया, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से ऑथराइज फेडरेशन से, उनके साथ ही अगर आप खेलोगे, उसी फेडरेशन में आप खेलोगे, तो ही आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो एक गवर्नमेंट जॉब और जो दूसरे पद मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको मिल पाएंगे। फर्जी फेडरेशन आइडेंटिफाई कैसे हो? देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले तो आप, अगर आपको पता करना है कि फर्जी फेडरेशन क्या है, तो पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि जो उनका कंपटीशन का सेटअप होता है, वो बिल्कुल ही एकदम कह लो कि लो कैटेगरी का रहेगा। मतलब आप एक इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन देखो जो अच्छी अथॉराइज फेडरेशन करवाती है, और वहीं आप इंटरनेशनल कंपटीशन देखो तो वही फेडरेशन करवाती है। दोनों में आपको वही डिफरेंस दिख जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इंटरनेट खोलो वो पता चल जाएगा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पेज पे आपको पता चल जाएगा कौन सी फेडरेशन अप्रूव्ड है। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आपकी एंट्री फीस हज़ारों में है, क्योंकि होती है बहुत सारे फेडरेशन ऐसी है जो बोलेगी कि 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 5,000 दे दो, इतनी आपकी एंट्री फीस है, और उन्हीं के पैसों से को उसमें से कुछ पैसा निकाल के प्राइज मनी दे देंगे और दैट्स इट, ये उनकी कंपटीशन कंडक्ट करवा लेंगे। क्योंकि इन फेडरेशंस को गवर्नमेंट से पैसा कोई कुछ नहीं मिलता है ना, कुछ इनके फेडरेशन इनको ऊपर से देती है। ये लोग है ना, बस जो बच्चे रहते हैं ना उनसे ही पैसा बनाते हैं और उनको ही डायरेक्शन, मतलब उनका क्यों कहते हो, मिसगाइड कर देता है। ओरिजिनल फेडरेशन पैसा नहीं मांगती है जो गवर्नमेंट की रहती है, उसमें कोई ज्वाइनिंग फीस कुछ नहीं? नहीं नहीं, जैसे मैं जिस फेडरेशन से खेलता हूँ पावर लिफ्टिंग इंडिया से, उसमें 1000 या 500 रुपये कुछ फीस लगती है नेशनल लेवल पे कम्पीट करने की। और वहीं जो फेक फेडरेशन रहती है वो 5,000 रुपये, 3,000 रुपये इस टाइप से लेती है। और उसके बाद आपको अगर इस स्क्वाट्स का मेडल चाहिए तो 3,000 रुपये अलग, आपको बेंच प्रेस का चाहिए तो आपको 3,000 रुपये अलग। इस टाइप से एक खिलाड़ी से आप 10 से 15,000 रुपये निकाल लेती हैं वो फेडरेशन। कर आपके हिसाब से जैसे पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स को मनाना स्पेशली इंडियन सोसाइटी में बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज उनकी एक थॉट प्रोसेस है, वो उस थॉट प्रोसेस से आते हैं कि हमको पढ़ाई करवानी है और पढ़ाई इज़ द ओनली वे, स्टडी इज़ द ओनली वे जहाँ से इंसान बड़ा बन सकता है, कहीं नौकरी कर लेगा, बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा, हमें अपने बच्चे से इससे ज़्यादा नहीं करवाना, एक वो इशू है। इसके साथ साथ आपके एनवायरनमेंट का इशू होता है, आप किस जगह पे बड़े हुए, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे मिले हैं, ट्रेनर्स कैसे मिले, आपको क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट करती है ये सब चीज़ें? यार आपके सामने सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैं खुद ही बैठा हूँ, क्योंकि मैं जिम्नास्टिक्स में था और जिम्नास्टिक्स में भी मैं नेशनल लेवल पे मेडल जीत चुका हूँ, लेकिन उस समय मेरी एज थी अराउंड 10, 11, 12 साल। और फिर वही बनाते हैं, टेंथ की एग्ज़ाम में आ जाते हैं सेकंड डिवीज़न पे, और इंडियन पेरेंट्स की थॉट रहता है कि भैया खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लोगोगे बनोगे नवाब। MS धोनी में पिक्चर में भी यही चीज़ दिखाई है कि जब तक आप पढ़ोगे के लिखोगे नहीं भैया, तब तक आप नवाब नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आप नीरज चोपड़ा को देखोगे आज की तारीख में, भाई साहब नवाब बन के बैठे हैं। सचिन तेंदुलकर इतना पैसा कमा लिया है, विराट कोहली, ये वही नवाब है जिनको पहले खराब बोला जाता था। अगर उनके घर वाले ये चीज़ नहीं समझते तो वो आज नवाब नहीं बन पाते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये इंडियन पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि हमारे बच्चे का पोटेंशियल क्या है। क्योंकि मैं खुद भी एक फादर हूँ, तो मुझे पता है कि अब जैसे मेरी बेटी है, उसको तबला बजाने में इंटरेस्ट है, उसे पता नहीं कहाँ से तबला बजाने में इंटरेस्ट आया है। अगर वो एक चीज़ में जाना चाह रही है तो मैं उसको प्रमोट करूँगा। मुझे पहले हम इंडियन पेरेंट्स की क्या सोच रहती है ना, हमारे टाइम तो 10 साल पहले 15 साल पहले एक दो ही चीज़ें चलती, डॉक्टर या इंजीनियर, ये दो चीज़ें आपको करनी है। तीसरा ऑप्शन तो पता ही नहीं था, स्पोर्ट्स तो पता ही नहीं था। तो अब ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है, आने वाले टाइम में और चेंज होगी डेफिनेटली। तो जो पेरेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि यार
अपने बच्चों के टैलेंट को समझो, उनको प्रेशराइज़ बिल्कुल मत करो कि वो क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो खुद अपना रास्ता एक टाइम बाद बना लेंगे। चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड हो, चाहे पढ़ाई की फील्ड हो, क्योंकि ऐसे कितने ही टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं। वन इनफैक्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक चैतन्य प्रभु, वो बंदा बॉडी बिल्डर है, ही इज़ अ साइंटिस्ट। तो अगर आप कोई पेरेंट्स देख रहा है तो ये सोच सकते हो कि बॉडी बिल्डर बंदा है वो और साइंटिस्ट है। दूसरा एग्जांपल गौरव तनेजा, ही इज़ अ पायलट और बॉडी बिल्डर। क्योंकि जनरली होता क्या है ना, जिम जाने वाले या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को है ना, लोग नैरो माइंडेड मतलब ठस बोलते हैं कि यार इसको, इनका दिमाग इतना चलता नहीं है। लेकिन रजत दलाल एक बंदा है, पावर लिफ्टर ही है वो, उसने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि एक लीड जो रहता है, जितना दिमाग वो चलाता है उतना कोई नहीं चला सकता है। आप अगर कुश्ती में खेल रहे हो तो आप पता है कि आपको ये पहले एनालाइज करना है कि यार मेरा जो ओपोनेंट है उसका पैर कहाँ पड़ने वाला है, कितना वो यूज करने वाला है अपनी एनर्जी। जैसे हम पावर लिफ्टिंग खेलते तो हमको पता है, इतना फास्ट कैलकुलेशन हम लोग को करना रहता है कि सामने वाला कितना वेट उठा रहा है, उसको देख के हमको अंदाजा लगाना रहता है कि वो अगला कितना वेट उठा पाएगा अगले अटेम्प्ट में। आपने जैसे बताया कि आपने ऑलरेडी एक मेडल जीता है पहले ही, क्योंकि आप बचपन से एथलीट रहे हो, आपने क्या सोसाइटल प्रेशर जीता है? देखो क्या होता है ना, जब एथलीट बन रहा होता है ना, उस समय प्रेशर समय ही रहता है उसके ऊपर। जब वो एथलीट बन चुका होता है ना, उसके बाद कोई प्रेशर नहीं है, उसके बाद सिर्फ मान सम्मान ही मिलता है, लोग उसको इज्जत की नज़रों से ही देखते हैं। लेकिन जो फेज रहता है जब वो बन रहा होता है, उसको प्रेशर उसी टाइम झेलना रहता है। अब मैं मेरी बात करूंगा और सोसाइटी के प्रेशर की बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपके ऊपर पहला प्रेशर रहता था एज एन स्टूडेंट कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, पेरेंटल प्रेशर, है ना। स्पोर्ट्स तो क्या भाड़ में, आपको पहले अच्छा पकड़ी करनी है, ये एक सबसे बेसिक प्रेशर था, है ना। उसके बाद अगर अपन बात करें तो कर रहे हैं तो भाई सब क्यों कर रहे हो आप, स्पोर्ट्स कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट्स को लेके पेरेंट्स अवेयर आज भी नहीं है। लेकिन बाहर की कंट्रीज में अगर आप जाके देखोगे ना, जैसे लाइक चाइना में बहुत प्राइमरी स्कूल्स में ही बच्चों के बॉडी के मेजरमेंट से वो लोग जज कर लेते हैं कि इसको किस स्पोर्ट्स में जाना है। और उससे पूछा जाता है बच्चे से कि यार आप ये खेलना चाहते भी हो या नहीं खेलना चाहते। इसलिए चाइना जो है वो आज इस लेवल पे ओलंपिक मेडल जीत चुका है। तो है ना, सोसाइटी प्रेशर में यूँ कह लो कि पहले आपके दोस्त भी रहेंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे कि आप अगर अच्छा कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो साथ वाले ही आपका मजाक बनाने लग जाएंगे। ये बहुत छोटे लेवल पे बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल जब आपकी उम्र आई थिंक 14-15 साल की होगी, उस समय आप ये सब चीज़ें फेस करने को मिलेगी। जब मुझे पहली बार मेडल मिला था तो मुझे पता भी नहीं था, मेरी उम्र उस समय होगी बस 9 साल, तो मुझे पता भी नहीं था गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज क्या होता है। बस मुझे ये पता था कि मैं जीत गया हूँ। तो जीत गया हूँ तो वो चीज़ एक सक्सेस के रूप में देखी गई। तो प्रेशर रहा बट इतना नहीं रहा। लेकिन जो सारे प्रेशर उनके ऊपर था तो उनको देख के मैं बता सकता हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा था। उनके साथ वाले उनका मजाक बना रहे थे, उनकी फैमिलीज उनको आगे नहीं बढ़ने दी, क्योंकि उनको लगता था कि यार ये हार गया है तो नहीं कर पाएगा। लेकिन ना, एक चीज रहती है खिलाड़ी की इसमें, जिसको यूँ कह लो कि जब खिलाड़ी हारता है ना, वो उसी टाइम से जीतना स्टार्ट करता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं लिफ्टिंग कंपटीशन में हार के आ गया हूँ और हारा भी हूँ बिग बार में। जब मैं स्टेट्स पहली बार मैंने डेब्यू किया था 2022 था पावर लिफ्टिंग में, उसी साल मैं स्टेट्स भी खेला था। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं आई थिंक 4th पोजीशन या 5th पोजीशन पे रहा था उसमें पहली बार। तो मुझे पता ही नहीं था, रूल्स पता नहीं थे, कुछ भी पता नहीं था, बस खेल के आ गया था मैं कंपटीशन। तो अगले साल मुझे जीता नेशनल मेडल, तो उसकी तैयारी मैंने इमीडिएटली उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्यों हारा हूँ। एक खिलाड़ी की बहुत अच्छी बात रहती है ये कि वो हारने के अगले ही मोमेंट अपनी जीत की शुरुआत कर देता है। जैसे आपने बोला कि आप फर्स्ट राउंड हारे, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट डे से आपने स्टार्ट कर दिया। वैसे ही जितने भी आज अभी के ग्रेट पर्सन है, ग्रेट पर्सनैलिटी है, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए। अमिताभ बच्चन ने टिल डेट उनका हर डेकेड खराब रहा है। एक डेकेड अच्छा रहा, दूसरा डेकेड फिर खराब हुआ, फिर डेकेड अच्छा रहा, फिर डेकेड खराब हुआ। तो बट वो कभी भी
एक बार हारने के बाद, एक बार उनकी पिक्चर फ्लॉप होने के बाद वो बैठ नहीं गए कि हो गया, अब मैं नहीं आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ, ही बाउंस्ड बैक एंड दैट्स व्हाई ही इज द ग्रेट अमिताभ बच्चन। अब जहाँ हम बैठ गए वहाँ आप खत्म हो गए। कि ठीक है, पेरेंट्स की मेंटालिटी इस तरीके की है कि ओके, हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, उसको पढ़ाना है, उसको बेस्ट ग्रेड से पास करवाना है और यही हमारा एंड गोल है। ठीक है, ये एक पेरेंट्स का साइड हो। क्या इसके अलावा और भी कोई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि मेरा एक फ्लैटमेट है जो ये बताता है कि कोई भी स्पोर्ट्स को अगर अपन लोग पकड़ लें, फॉर एग्जांपल टीटी, तो 17-18 ईयर्स की एज पे लोग वहाँ पे ओलंपिक्स खेल रहे हैं। तो हमारे पास अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें रोक रही हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये बोलूँगा, फैसिलिटीज़। इंडिया में स्पोर्ट्स को लेके जो फैसिलिटीज़ है ना, वो अभी भी हर जगह नहीं पहुँच पाई है। लाइक अगर मैं पावर लिफ्टिंग की बात करूँ, तो पावर लिफ्टिंग में हम जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, लाइक सबसे बेसिक है एसबीडी। एसबीडी जो है वो, उसका एक नी स्लीव आता है 9 से 10 हज़ार रुपये का इंडिया में। वहीं अगर एक इंजर करके, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इंजर करके नी स्लीव्स आती है, वो 15,000 रुपये की इंडिया में मिलती है। लेकिन वहीं बाहर की कंट्री में उसकी रेट 6,500 से 7,000 रुपये है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो कस्टम ड्यूटी लग जाती है इतनी हाई, इसके कारण इक्विपमेंट्स महंगे हो जाते हैं। इस कारण बहुत सारे एथलीट्स उस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि क्या क्या चीज़ करे, एथलीट को अपना डाइट प्लान देखना है, अपने डाइट पे खर्चा करना है। दूसरी चीज़, आपको इक्विपमेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हो उस पे। तीसरी चीज़, आपको जब वो कहीं प्रैक्टिस करता है तो उस जगह की पॉलिटिक्स से उसको लड़ना है। तो जब ये सब चीज़ों में उलझा रह जाएगा तो खिलाड़ी परफॉर्मेंस कब देगा? पेरेंट्स, ट्रेनर्स, इन सब के अलावा फ्रेंड्स का कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक इंसान को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए? अगर किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हो ना आप, अगर कोई गेम खेलते हो, अगर सोचो मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन दोस्तों के साथ सराउंडेड हो जो सिर्फ पार्टी करते हैं, जिनका काम सिर्फ मस्ती करना है, एंजॉयमेंट करना है, तो उन लोगों के बीच में अगर मैं रहूँगा ना, मैं एक अच्छा पावर लिफ्टर नहीं बन पाऊंगा। अगर मुझे अच्छा पावर लिफ्टर बनना है तो मुझे ऐसे लोगों के बीच में रहना है, या ऐसे एथलीट्स के बीच में रहना है जिनके मेंटलिटी पॉजिटिव हो, जो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। तो एक ये सोसाइटी सर्कल जो है ना आपका, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। राइट, कोई ऐसे एक आध दो फ्रेंड्स जो कि आपकी टॉप ऑफ द माइंड हो कि हाँ, उनके आसपास आप रहते हैं और आपको मोटिवेट करता है? मैं एक चीज़ बताऊंगा, मेरा एक एसोसिएट ही है, वो छोटे भाई जैसे ही है मेरा, मेरे साथ दिन पर रहता है वो। और मैं जो मैं काम करता हूँ उसी में वो अभी करंटली वो ग्रेजुएशन कर रहा है फिजिकल एजुकेशन में। और ऑफिस का काम भी तो मेरे साथ करता है, साथ में पावर लिफ्टिंग भी करता है। और कहीं ना कहीं वो जितना मैं डिसिप्लिन हूँ उससे ज़्यादा डिसिप्लिन वो है। तो दिन के 8 से 10 घंटे में उसके साथ रहता हूँ। हाँ, तो जब उसको देखता हूँ कि यार इसके अंदर इतना डिसिप्लिन है, तो फिर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी सोचता हूँ कि यार, जब ये, और उसकी उम्र मैक्स होगी 21-22 साल, और वो अभी तक कह लो कि नेशनल खेला भी नहीं है, उसका सिर्फ स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल आया है। लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करती है। आप उनसे सीखते हैं या वो आपसे सीख रहे हैं? क्योंकि आप तो ऑलरेडी मेडल ला चुके हैं। जहाँ आपने सीखना रोक गए ना, जहाँ आपने सीखना रोक दिया, वहाँ आपकी तरक्की रुक जाएगी। तो आपको सीखना पहली बात तो कभी रोकना नहीं है। और चाहे वो और मतलब होता क्या है ना, बहुत सारे एथलीट्स ऐसे रहते हैं या लोग रहते हैं कि यार ये तो मुझसे छोटा है, इससे मैं क्या सीखूंगा, एक एटीट्यूड आ जाता है। तो जब वो एटीट्यूड एथलीट में आ गया है ना, वो फिर उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मैं बताता हूँ, मेरी कुछ टेक्निक में ऐसे फॉल्ट्स थे जब, जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन जो मुझे देख रहे थे, जो खुद पावर लिफ्टिंग करते हैं और मुझसे छोटे हैं, वो देख के समझने लग गए थे कि भैया ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब आप करते हो ना तो आपको इतना समझ में नहीं आता है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जब आप उस चीज़ का, इसलिए हम लोग क्या है, जैसे पावर लिफ्टिंग में क्या होता है ना, छोटे छोटे फाउल्स हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि ये फाउल कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो ये चीज़ें जो आपको देख रहा है, जो जिसको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, वो आपको बता पाता है। तो अगर मेरे अंदर एटीट्यूड आ जाएगा कि यार
ये तो मेरे से छोटे हैं, तो ये मेरे को क्या ही बताएँगे। तो वो चीज़ फिर मतलब कह लो कि डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है एथलीट का। आपका एशियन गेम्स का एक्सपीरियंस कैसा था? एशियन गेम्स के एक्सपीरियंस के पहले मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि जापान का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहली चीज़, जापान अमेज़िंग कंट्री, अमेज़िंग, मतलब मैं पहली बार आउट ऑफ इंडिया गया हूँ और मतलब ये बोलूँ यार, बहुत गज़ब की कंट्री है, गज़ब के लोग हैं, मतलब जितनी तारीफ़ की जाए जापान की उतनी कम है। कंस्ट्रक्शन अगर डेवलपमेंट लेवल पे देखा जाए ना, हाँ, डेवलपमेंट लेवल पे देखा जाए ना, तो इंडिया अचीव कर लेगा। 10-20 साल में जापान का जो डेवलपमेंट हो रहा है, बुलेट ट्रेन्स और ये सब चीज़ें और वहाँ के जो ब्रिजेस वगैरह, उस लेवल के डेवलपमेंट कर लेगा। लेकिन जो माइंडसेट है ना वहाँ के लोगों का, उस तक पहुँचने में कम से कम 50 साल लग जाएँगे इंडिया को। क्योंकि वहाँ का सिविक सेंस इतना गज़ब का है वहाँ के लोगों का कि आप छोड़ उन वो पूरी जगह को, पूरे शहर को अपना घर मानते हैं। और यहाँ हम सिर्फ़ अपने घर को ही अपना घर मानते हैं। ये समस्या है। और मतलब वहाँ के कुछ छोटे-छोटे इंसिडेंट बताना चाहूँगा मैं। लाइक पहले दिन जब मैं गया वहाँ पे और जैसे हम सडनली इंडिया में किसी से रास्ता पूछते हैं, तो वो बैठे-बैठे बता देगा आगे से सीधे चले जाना, इधर से लेफ्ट चले जाना, यूँ चले जाना। वहाँ अगर बंदा फ्री है ना, वो आपके जाके आपको उस जगह तक छोड़ के आएगा, आपके साथ जाके। और मुझे याद है, हाँ, हाँ, एक एक इंसिडेंट याद है मुझे कि वहाँ पे ना वाटर बॉटल्स की ऐसी वेंडिंग मशीन बनी हुई है। तो उसके अंदर कॉइन्स डालता रहता है और मेरे पास जो थे वो पर करेंसी थी या वहाँ की। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पहली बार एक्सपीरियंस था, तो वहाँ के मैंने एक बंदे से पूछा, जापान में ही था, एथलीट था वो। तो मैंने उसको पूछा कैसे क्या ऑपरेट करना है, तो वो बंदा मेरे को बता रहा था। फिर उसने पैसे माँगे तो मेरे पास पेपर करेंसी थी। उसने बोला कि बोले वेट, वो बंदा दौड़ के गया, अपना खुद का वॉलेट लेके आया और उसके बाद उसने उसमें कॉइन डाल के उसमें से उसने वाटर बॉटल निकाल के दी मुझे। और वो बंदा जानता भी नहीं था मुझे। उस बंदे ने मुझे बोला कि एज़ अ गिफ्ट आप ले लो। ₹100 की पानी की बॉटल, 100 येन, 100 येन की पानी की बॉटल। और ये चीज़ वो जानता भी नहीं था मुझे। तो ये ऐसे एक्सपीरियंस सब जब आते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार वो कंट्री बहुत आगे है। तीसरा एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा कि मेरा मोबाइल और मेरा वॉलेट, एक पूरा ऐसा हॉल था जिसके अंदर सब हर कंट्री के प्रैक्टिस कर रहे थे। सिंगापुर के भी लोग थे, मलेशिया के भी थे, सब जगह के थे। मैंने पूरी कॉम्पिटिशन खेली, मेरा मोबाइल और वॉलेट जहाँ था शाम तक वहीं पड़ा रहा, किसी ने उसको टच तक नहीं करा है। तो भाई ये आपके वॉलेट वाले इंसिडेंट से मुझे एक अपना इंसिडेंट याद आ गया। मैं मुंबई में अपना बैग छोड़ गया था, गलती से। छूट गया था बैग। मैं चला गया बाहर, वापस आया तो मतलब मुझे बीच में कहीं याद आया, ओह माय गॉड मेरा बैग छूट गया वहाँ पे। मैं वापस आया, स्टेशन की बात है, वापस आया, मैंने देखा बैग को किसी ने कोई टच नहीं किया। मुंबई के रेलवे स्टेशन की बात बता रहा हूँ जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। जी, जी। ठीक है, किसी ने टच नहीं किया, वो अपनी जगह से हिला भी नहीं था। तो क्योंकि मुझे पता था कि पुराने ज़माने में मतलब जो भी मैंने सुना था, मैं पहली बार मुंबई गया था, तो मैंने जो सुना था कि काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ वगैरह होती है। हाँ, हाँ। मैं देख के थोड़ा-सा हैरान हो गया कि यार ये क्या हो गया अचानक से, मतलब मेरे बैग किसी ने छुआ भी नहीं, साइड में भी नहीं किया। या इंडिया में पता वो क्या होता है कि जैसे अगर बैग पटा खड़ा होगा ना वहाँ पे, तो सबको देख के लग रहा होगा कि यार इसके अंदर कोई बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं है। ठीक, ये मैं स्थिति वहीं पे आ रहती। रहा था अभी मैं वहीं पे आ रहा था अभी। तो क्योंकि मैंने जो चीज़ सुनी थी कि चोरी हो रही है, बड़े आराम से लोगों के किट्स चोरी हो जाते हैं। तो मेरा बहन वहाँ रखा हुआ था, मैं उसके पास में जाके बैठा हूँ, मैं ठीक है यार, ताज्जुब की बात है, चोरी नहीं। मैं थोड़ा-सा इम्प्रेस हो गया कि चलो यार लोग तो कितने अच्छे हैं। मेरे बगल में एक नॉर्मल इंसान आके बैठा, मैंने उससे ये बात शेयर किया, मेरा बैग यहीं पे था, किसी ने चोरी नहीं किया। उन्होंने बोला यहाँ पे इसलिए जो उसने चोरी नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मुंबई में है, जो पिछले कुछ सालों में इंसिडेंट्स हुए हैं, कहीं पे भी बम ब्लास्ट हो जाता है, कहीं कुछ और हो जाए, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से किसी ने छुआ भी नहीं उसको। लोग दूसरे के सामान को छूते भी नहीं है, तो क्या पता उठाया पड़ गया। तो ये बात तो सही है। मैं भी कुछ टाइम पहले गया था बाहर, दुबई गया था, यूएस गया था। मैंने ये सेम चीज़ देखी, वो लोग अपनी कंट्री को अपना घर मानते हैं। और मानते हैं हम तो एग्ज़ैक्टली। अपने घर को अगर किराए का हो ना, तो हम तो किराए के घर को भी अपना घर नहीं मानते। हुँ। यार वो तो ना, मतलब आजकल के अपन कितनी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ देखते हैं कि ट्रेन जा रही है, उसके अंदर लात मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। तो ये बहुत
मतलब यार क्या बोलूँ यार, ये बहुत गलत चीज़ें करते हैं इंडिया में लोग, बहुत अनएथिकल रहती है। और मतलब वो उनको खुद को समझना चाहिए यार, उनको ही वो गवर्नमेंट फैसिलिटी देने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है और वो ये सब कर रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी पे नुकसान पहुंचाना उनका एक वो रहता है कि उनको मजा आता है उस चीज में, उनको डोपामिन रिलीज होता है कि यार ये यहाँ पे है। जैसे लाइक मैं खुद बताता हूँ ना यार, मेरा 12th एग्जाम, वो 10th या 12th की याद है मुझे। पंखे मोड़ देते हैं बच्चे क्लास क्लास पे जाते जाते, बोल मैं लास्ट बोलने वाला डे था है, वही। वो पंखे मोड़, वो हर जगह होता है, वो हर जगह होता है, क्यों होता है पता बोर्ड, नहीं, लेकिन सब करते हैं। इलेक्ट्रिक स्विचेस के बोर्ड तोड़ देते हैं, पंखे मोड़ देते हैं। हम खुद कर चुके हैं यार ये चीज, क्योंकि हमारे अंदर है ना वो चीज के लेके एग्रेशन रहता है कि अरे यार इनने अपने साथ ये करा, इस स्कूल में हमारे साथ ये हुआ है, हम इसकी 12 बजा देंगे। तो एक तो वो बदले की भावना रहती है ना, वो अपने इंडिया में ज्यादा है। चंबल का पानी है, वो चंबल चंबल क्षेत्र में नहीं है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा तो हम वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे कि आपका एशियन गेम्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, तो एशियन गेम्स में यार एक्चुअली ये था कि अगर अपन बात करें डिफरेंस की, इंडिया में खेलने और वहाँ में क्या डिफरेंस था। डेफिनेटली वहाँ जो उन लोगों ने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ था ना कंपटीशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल था। मतलब यूँ मान के चलो कि यहाँ तो कंपटीशन होती है तो ऐसे ऐसी कंपटीशन भी करवा देखी है कि भैया रोड पे तंबू लगा के उसके नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं लड़के। तो ऐसी जगह तो नेशनल होते हैं हमारे इंडिया में, और वहाँ उन्होंने प्रैक्टिस के लिए पूरा एक हॉल दे रखा था सेपरेट। फैसिलिटीज बहुत गजब की थी, अमेजिंग फैसिलिटीज। दूसरी चीज, अगर इसको अब पावर लिफ्टिंग की जो टेक्निकल है उसमें आता हूँ मैं, तो ये था कि यार हर एक मेडल के लिए फाइट थी वहाँ पे। पावर लिफ्टिंग में 3 मेडल मिलते हैं और एक ओवरऑल का मेडल मिलता है, स्क्वाट का, बेंच प्रेस का, डेडलिफ्ट का, सेपरेट सेपरेट मेडल। तो हर एक मेडल के लिए फाइट करते हैं उनके। और जितना मतलब उनके अंदर जितना मैक्सिमम रहता है ना, वो यूँ कह लो कि बस उनको पता है कि आज आज लास्ट है हम, मतलब जो परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं ना वो उनका लास्ट परफॉर्मेंस है, ये सोच के ही वो बंदे परफॉर्म करते हैं। तो उन लोगों का एक माइंडसेट भी, जो बाहर के एथलीट्स है ना, उन लोगों का माइंडसेट भी बहुत अलग लेवल पे रहता है। हम लोग माइंडसेट के मामले में भी पीछे हैं अभी इंडिया में। तो हमको बहुत सारी चीज़ों में बाहर के लोगों से सीखने की ज़रूरत है, बाहर के एथलीट से सीखने की ज़रूरत। अभी हम इंडिया में लर्निंग स्टेज में, चाहे वो सिविक सेंस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, या कोई भी चीज़ हो, इंडिया अभी सच में डेवलपिंग कंट्री ही है, हर सेंस में डेवलपिंग ही ही है। आपने जो 3 गेम बताए, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट, बेसिकली पावर लिफ्टिंग में पॉइंटिंग कैसे कैलकुलेट होती है? ओके, जैसे लाइक स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, तो जो मेरा स्क्वाट्स है उसमें मेरा ओवरऑल गोल्ड है। मैंने 320 केजी की है, जो कि करंट नेशनल रिकॉर्ड है -130 केजी का, और उस नेशनल रिकॉर्ड को मैंने इक्वल किया है अभी। और बेंच प्रेस मैंने 157 की है, और डेडलिफ्ट मैंने 300 केजीज की है। इस टाइप से मेरा टोटल हो गया 777.5। तो जो हाईएस्ट वेट उठा, और इन तीनों का टोटल होता है, ये इस तरीके से पॉइंटिंग होती है कि हाईएस्ट स्क्वाट, हाईएस्ट बेंच और हाईएस्ट डेडलिफ्ट, इन तीनों का जो बेस्ट टोटल होता है वो आपका स्कोर होता है। और आपके साथ इंडिया से और कौन कौन गए थे? मेरे साथ इंडिया से बहुत अच्छे एथलीट्स भी थे, और वो मतलब परफॉर्मेंस उतना दे नहीं पाए, लेकिन सभी अच्छे खिलाड़ी थे। एक 59 केजी में आदर्श टावर करके था बंदा, अभी करंटली नेशनल चैंपियन है वो, 59 केजी का था। एक एरन फर्नांडिस करके था बंदा, कर्नाटका का। एक मेरा रूममेट था सौरव कुमार सिंह, सिंघा नाम से फेमस है, वो काफ़ी फेमस है बंदा, 1.3 मिलियन फॉलोअर है उसके। और और उसके बारे में एक चीज़ बोलूँगा, बंदे में ज़रा भी एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल चिल बंदा है। और न 1% भी एक रहता है ना जनरली कि यार मैं फेमस हूँ, के अंदर वो बंदे में एटीट्यूड ही नहीं है। मतलब आप अगर उसका कुछ सीखना है ना, वो डाउन टू अर्थ है बंदा। वो मतलब वो अगर का आगे बढ़ा है ना, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि वो बंदा आपको फील होने ही नहीं देगा जितना बड़ा है। एक वो कहावत है ना, जब आप आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनना चाहिए कि जब आप आओ तो कोई बैठा नहीं रहे, और जब आप खड़े हो तो कोई बैठा नहीं रहे।
तो वो चीज़ उस बंदे में है। तो एक ये था, और भी मतलब 30-35 लोगों की कुछ टीम तय थी हम लोगों की इंडिया से। बाकी जो मैं खेलता हूँ, मैं खेलने गया था प्रो क्लासिक। इसमें पावर लिफ्टिंग में 2 इवेंट होते हैं, इक्विप्ड होता है और एक रॉ होता है। तो रॉ में आप कोई गैजेट्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, स्पोर्टिंग गैजेट्स, और इक्विप्ड में आपको गैजेट्स मिलते हैं, लाइक एक सूट रहता है और स्क्वाड सूट रहता है, बेंच प्रेस के लिए आपको सूट रहता है, आपकी टी-शर्ट रहती है। फिर डेडलिफ्ट में आप बूट पहन के यूज़ करते हो। नी इक्विप्ड में आप रॉ में आप नी कैप पहनते हो, वहीं में आप रैप्स पहनते हो। तो जो आप वेट उठा रहे हो उससे 50-50, 60-60 किलो आप ज़्यादा उठाने लगते हो। इक्विप्ड में ये डिफरेंस रहता है। जनरली मतलब ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि पावर लिफ्टिंग में 2 चीज़ें होती है, इक्विप्ड और रॉ। सो वो एक सूट से ऐसा क्या होता है कि आप 50 केजी भी ऊपर उठा ले? यार सूट है ना पूरा, कह लो कि उसका जो मटेरियल रहता है ना, वो को मतलब कह लो कि यार इतना कॉम्पैक्ट कर देता है, आपकी मसल्स को होल्ड करके रखता है कि आप मतलब कहते हैं ना पूरे टाइम आपको एक सपोर्टिंग ग्रिप मिलती रहती है, जिससे आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हो। हाँ, तो सिंगा के बारे में आपने बात किया। आपके वो फ्लैटमेट रहे, आप थोड़ा और बताएँगे कि आपका रिलेशन कैसा रहा उनके साथ? कैसे आपकी दोस्ती उनके साथ स्टार्ट हुई? जब मैंने यूँ कह लो कि फ्रेंडशिप कैसे हुई, तो हम लोग 3 लोगों को जाना था साथ में। एक आयुषी अग्रवाल करके बंदी है, और एक मैं था और एक सिंगा था। हम 3 लोगों को यहाँ से इंडिया से निकलना था 8 तारीख, 8 जुलाई। तो उस समय हम जब मिले वहाँ पे, तो उस समय वहाँ पे बंदे से बात करी, दोस्त हुई, वहाँ तो मेरी फ्रेंडशिप हुई। उसके बाद फिर तुम में गए, और उसके बाद जब आप कुछ इमोशंस शेयर करते हो ना, दोस्ती तब अच्छी होती है। लाइक उसने न 3 दिन में, तुमको बिलीव नहीं होगा, 3 दिन में उसका 99 केजी से 93 केजी वेट किया था, बॉडी वेट। 7 किलो उसने बंदे ने 3 दिन में वज़न ब्रेक किया था, अपना तोड़ा था। तो अभी इसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, मतलब इसके ऊपर सोशल मीडिया पे कि ये परफॉर्मेंस नहीं देता है, ये किया, वो किया। लेकिन उस बंदे का मतलब लोगों को ये देखना चाहिए कि उसने 7 केजी 3 दिन में वेट तोड़ा है, और कोई उसके लिए उसने कुछ मतलब कोई एनाबॉलिक्स यूज़ नहीं करा, कोई गलत चीज़ यूज़ नहीं करी। लाइक पूरे टाइम वो भूखा रहा है, स्टीम बाथ लिया है, पानी नहीं पिया है, और ये कह लो कि हम जापान में घूम भी नहीं पाए। और उसके कारण ही एक तो ये था कि 13 तारीख को मेरी कॉम्पिटिशन थी, 13 जुलाई को, जो कि लास्ट दिन था, और 12 तारीख को सिंगर की कॉम्पिटिशन थी। थोड़ा बहुत भी जो घूमे हम, शाम को 13 तारीख की शाम को ही हम जापान में घूम पाए। बाकी दिन तो हम लोगों को रेस्ट ही करना पड़ता था, क्योंकि कॉम्पिटिशन रहती है तो आपको एक माइंडसेट, एक ज़ोन बनाना पड़ता है अपने आस-पास, अपने दिमाग में कि यार, और उसके बाद आप अगर थोड़ा बहुत भी चलते हो मसल पे, थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि यार ज़्यादा चल रही है, तो आपकी मसल थक जाती है। तो वो सब चीज़ें नहीं होने देती, इसलिए हमने मोस्ट ऑफ द टाइम तो रूम पे रेस्ट ही किया है। तो जब इमोशंस शेयर होते हैं, जैसे वो कॉम्पिटिशन हारा, उसके बाद जो चीज़ें उसने मुझसे शेयर करी, मुझे बताई, तो वो सब चीज़ें जो रहती है ना, वो एक एक बॉन्ड, एक दोस्ती डेवलप करती है। अभी से बात करूँ मैं करंटली, तो अभी तो बहुत टाइम से बात हुई नहीं उससे। लास्ट टाइम कुछ महीने, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले बात हुई थी उससे, और बहुत सही बनता है, वो चिल बनता है। मतलब मुझे कभी लगा नहीं, उसने कभी फ़ील नहीं होने दिया कि वो किस लेवल का इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने 7 केजीज़ कम किया, क्या उसकी वजह से भी उनकी परफॉर्मेंस में इश्यू आए? डेफ़िनेटली, अनडाउटेडली आता ही है। और यूँ कह लो कि मैं जब इसके पहले खेला था, जब पहली बार मैं डेब्यूट किया था, तो मेरा 107 किलो वेट था। उसको मैं ब्रेक करके 105 के अंदर लेके आया था, क्योंकि एक कैटेगरी रहती है 105 से 120, और मैं 105 के अंदर खेलना चाहता था। तो 3 किलो जब बॉडी वेट मैंने तोड़ा, तो मुझे पता चल गया ना अंदर से कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो आ ही नहीं पा रही है। मुझे फ़ील हो गया था कॉम्पिटिशन में, क्योंकि होता ये है कि आपको 2 घंटे पहले आपका बॉडी वेट देना रहता है कॉम्पिटिशन के। जैसे लाइक 9 बजे कॉम्पिटिशन है, सुबह 7 बजे आपको बॉडी वेट देना है। अब 7 बजे आपने बॉडी वेट दे भी दिया, 2 घंटे में आप कितना खा लोगे, कितना वेट बढ़ जाएगा आपका। कुछ दिन
मैंने डिसाइड किया कि भैया मैं हूँ खाने पीने का शौकीन आदमी और मैं 105 में नहीं खेल सकता। और अगले साल मैंने 105 की बजाय 120 कैटेगरी में खेला -130 में। और वो जो डिसीजन था मेरा, वो इतना सही डिसीजन था कि आज तक कंटिन्यू मेडल की हैट्रिक हो चुकी है नेशनल लेवल पे। तो इतना इम्पैक्ट पड़ता है, आप सोचो कि उस समय मैं स्टेट पे मेडल नहीं ला पाया था और आज मैं नेशनल लेवल पे हैट्रिक बना चुका हूँ मेडल की। हमें पता है कि मैं अगर वेट कम करूँगा तो मेरा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा। वो इतना जल्दी, जैसे आपने सिंगल पे एग्जांपल दिया कि 7 केजी उन्होंने कम किया, जब उनको पता है कि उसका वेट उस प्रोसेस की वजह से उनका परफॉर्मेंस खराब होने वाला है, तो वो उस प्रोसेस में गए क्यों फिर? कुछ केसेस में बताऊंगा मैं आपको, कुछ केसेस में रहता है, जैसे अगर खिलाड़ी पहले भी ये चीज़ कर चुका है ना, तो उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि यार ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो मैं अभी भी कर लूँगा और मैं परफॉर्मेंस भी दे दूँगा। लाइक अगर मुझसे पूछे ना कोई कि यार तुम 115-16 किलो के हो, तुम्हारी एक नई कैटेगरी बन रही है 112 किलो की, तुमको 3 किलो वज़न ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो मेरा माइंडसेट वहीं टूट जाएगा। उस टाइम उस केस में मैं मेंटली वीक हो जाऊँगा कि यार मेरे से नहीं होगा 3 किलो वज़न। लेकिन वहीं अगर किसी ऐसे एथलीट से बात करोगे जो पहले कर चुका है, जो पहले परफॉर्मेंस दे चुका है, तो वो बोलेगा कि हाँ, आई कैन डू इट, और वो करेगा भी। जैसे आपने बताया कि सिंगा को बहुत लोग ऐसे ट्रोल कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है ये। एक्चुअली लोगों को नहीं पता होता कि बिहाइंड द सीन्स उस इंसान ने कितनी मेहनत की है। हुँ, एग्ज़ैक्टली। और टू बी ऑनेस्ट लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। और वो लोग सामने इंसान को देखते हैं अपना इन जजमेंटल अपना अपने ब्रेन जजमेंटल, से हाँ। कुछ ओपिनियन बना लेते हैं और फिर उसके बाद में उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। कोई इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्टेड होता है लोग जानने में कि इस इंसान ने क्या-क्या किया है, लेकिन जब किसी को ट्रोल करना होता है ना, तो वो ये सब चीज़ें नहीं देखते कि किसी इंसान ने कितनी मेहनत की, क्या मेहनत की, और वो इसलिए भी नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने कभी नहीं की। हाँ, आजकल क्या ना, जिम फिटनेस सेक्टर में एक तो ट्रेंड चला आ रहा है, चैलेंज वाला, है ना? कि ये चैलेंज, वो चैलेंज, वो चैलेंज। इसमें एक बंदा है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो बंदा सिंह को हर बार कुछ ना कुछ बोले, सिंह का इतना वेट मारता है, मैं इतना मारता हूँ, सिंह का इतना वेट मार रहा है, मैं इतना मारता हूँ। मैं यार उस बंदे को देख के हँसी आती है मुझे कि यार भाई तू जिम में मार रहा है, वो ऑन स्टेज मार रहा है। वहाँ जो वेट मारना है ना, वो बहुत अलग है। जैसे लाइक जिम में मैं 810 केजी का टोटल कर रहा था, जब मैं खेलने गया, और वहाँ मेरा 777 आया। इतना डिफरेंस आ जाता है, 20-30 किलो का मार्जिन आ जाता है। जो आजकल एक ट्रेंड पे चल रहा है कि ये इतना मैंने मार दिया, आप मार दो, इतना मैंने कर दिया, आप कर दो। तो ये जितने न्यूबीज़ है ना, इनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई इंडिया में क्या कम्पीट कर रहे हो, बाहर के लड़कों को देखो ना। तो आपके हिसाब से क्या इसके अलावा चीज़ है जिसकी वजह से हेट मिल रही है सिंगा को? इसके अलावा तो यार एक्चुअली मैं यूँ कहूँ कि वो कुछ इमोशनल चीज़ें शेयर कर देता था, जिसको लेके लाइक उसके बीच में चला था कि उसकी मम्मी के लिए उसको गोल्ड के कंगन बनवाने थे। तो वो एक मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी एक रील उसकी। तो उस चीज़ को लेके लड़कों ने ट्रोल करना चालू कर दिया कि माँ के कंगन, माँ के कंगन। यार भाई उस बंदे ने अपनी इमोशनल पार्ट शेयर किया है कि मैं सोशल मीडिया से इतना कमा के मैं अपनी मम्मी को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो उसमें गलत क्या है? आप ट्रोल करने वाले कुछ भी चीज़ को लेके ट्रोल कर रहे हैं उसको, तो वो चीज़ गलत है यार। किसी की फैमिली को टारगेट करके अगर आप कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है यार। सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि जो खुद के दम पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो दूसरों को पुल कर लेते हैं दूसरों को प्रेशराइज़ करता है, एग्ज़ैक्टली। और उसकी वजह से हम फेमस हो जाएँगे। आई डोंट नो कितने लंबे टाइम तक चलता है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही खराब चीज़ है। मतलब आप मेबी 4-5 स्टेप्स आगे चले जाओगे, उसके बाद में कोई नहीं पूछने वाला आपको। आई मीन ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मेबी दूसरों का कुछ और होगा, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। बट ये मुझे उस तरीके का, आज अगर आप पावर लिफ्टर नहीं होते, तो क्या? यार स्पोर्ट्स तो फिर यूँ कह लो कि स्पोर्ट्स तो होता ही नहीं मैं। एक नॉर्मल जिम गोअर था, जो 1-2 घंटे जिम जाने का शौकीन है, हेवी लिफ्टिंग करने का शौकीन है, और जो मेरा प्रोफ़ेशन है उसी के अंदर मैं काफ़ी एंगेज होता।
क्योंकि मैं करंटली 35 का हूँ। मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट 32 में। 32 की एज में कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी जो प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ बंदा है, वो ये सोचेगा कि अब मुझे इस स्पोर्ट्स में डेब्यू करना है। तो अगर मैं नहीं कर रहा होता तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता। आपने 32 में स्टार्ट किया है, मोटिवेशन कौन है आपका? किसने आपको मोटिवेट किया कि चलो आप वेट तो उठा रहे हो, पावर लिफ्टिंग भी करिए? ये इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न मेरी वाइफ ही है, क्योंकि था क्या था ना, जैसे जिम से आता था मैं तो उसको पता था कि आज मैंने इतना वेट उठाया, आज इतना वेट उठाया, तो उसका ये कहना था कि भैया जंगल तो फोड़ रहा था, किसने देखा, तो करो कम्पीट अगर है तो। बोले तो हाँ, वो अगर पोटेंशियल है तो कम्पीट करके देखो ना एक बार। तो मिला ठीक है, तो चीज़ को मैंने एक चैलेंजिंग फेज में लिया कि यार ठीक है, कम्पीट ही करके देखते हैं, क्या होगा, हारेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक जीत की खुशी और एक वो कहते हैं ना, जीत की खुशी और हारने का डर, वो आप अगर भूल जाते हो तो फिर ये मान के चलो कि आप सक्सेस की स्पीड आपकी बढ़ जाती है। तो मेरे केस में वही हुआ। ना मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ, ना मुझे हारने का डर था, क्योंकि कुछ अचीव किया ही नहीं था ना उसके पहले स्पोर्ट्स में इतना, तो कोई डर था ही नहीं। तो सीधी-सी बात है, जब मैंने पहली बार कम्पीट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोकल रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। लाइक डेडलिफ्ट का हाईएस्ट डेडलिफ्ट का रिकॉर्ड था, हाईएस्ट स्क्वाट का रिकॉर्ड था, हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड था। और वो टोटल और वो रिकॉर्ड्स मैंने ईज़िली ब्रेक कर दिए। मतलब उस समय के टाइम में और अगर आज के टाइम में मैं डिफरेंशिएट करूँ अपनी टेक्निक्स को, अपने नॉलेज को, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये सब चीज़ें मैंने बिना गाइडेंस के कर दी, तो मुझे समझ में आ गया कि यार पोटेंशियल तो है मेरे अंदर इस गेम का, तो क्यों ना इस गेम में और कम्पीट किया जाए। तो वो जैसे-जैसे धीरे-धीरे कम्पीट करना लगा और जीतने लगा, तो बस इस गेम में पूरा-पूरा घुस गया मैं फुल। और एक दोस्त भी है मेरा, मैं उसका नाम भी लूँगा, प्रणव कुशवाहा करके दोस्त है मेरा, वो भी एक रीज़न रहा है। उस बंदे ने मुझे, वो बंदा मुझे बहुत मज़े लेता था, एक रहता है ना दोस्ती वाले तरीके में मज़े लेना। बोले इतना वेट उठा के करेगा क्या, इतना वेट उठा के करेगा क्या? बोले हाथ टूट जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो चीज़ भी मुझे बहुत लगती थी यार कि चलो दोस्त ही एक चैलेंज कर रहा है, वाइफ चैलेंज कर रही है, इतने सब लोग चैलेंज कर रहे हैं, तो ठीक है इस चैलेंज को पूरा ही करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। तो आगे आपका क्या प्लान है? आप इसके आगे कहाँ अभी एम कर रहे हैं? वर्ल्ड जाना है और इंडिया का तिरंगा फहराना है, बस एक ही चीज़ है अब। मतलब सोचा नहीं था कि इस गेम में इतना आगे जाऊँगा, लेकिन अब सोच लिया है कि इस गेम में इतना आगे जाना है। चाहे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे कितनी भी मेहनत लग जाए और चाहे कितना भी पैसा लग जाए, करेंगे इस चीज़ को। तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन चल रही है वर्ड्स के लिए? क्या अलग प्रिपरेशन चल रही माइंड में किया जा रहा है फिलहाल तो, कि अभी अभी वो अभी सेज ये है कि अभी अगर मैं नोट डाउन करूँगा ना इस चीज़ को कि क्या मैं वर्ल्ड लेवल पे मेडल लेके आ पाऊँगा, तो मेरा आंसर रहेगा नो। क्या मैं वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर पाऊँगा? आंसर इज़ यस। तो कम्पीट कर पाऊँगा, मेडल ला पाऊँगा, वो चीज़ नहीं है ये। तो जिस दिन मेडल के आगे यस आ गया ना, उस दिन मैं खेलने चले जाऊँगा। और वो कैसे आएगा? यस, यार यूँ कह लो कि थोड़ा-सा समय लगेगा, टेक्स टाइम। सीधी-सी बात है, जितना ज़्यादा डेडिकेशन होगा, जितनी ज़्यादा मेहनत होगी, सफलता उतनी बड़ी होगी। तो देखते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सफलता कितनी बड़ी होती है। पावर लिफ्टिंग अगर कोई एज अ प्रोफेशन बनाना चाहे, सो उसका कितना खर्चा लगेगा? एज अ पावर लिफ्टर वो कितना कमा सकता है? पावर लिफ्टिंग से अगर आप कमाना चाहते हो, तो फिलहाल इंडिया में आपके पास पहली चीज़ तो फेम होना चाहिए और दूसरी चीज़ होना चाहिए नॉलेज। तो पावर लिफ्टिंग में क्या है ना कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर आप कल को अगर बहुत फिक्स बंदे के पास पहुँच जाओगे और बोलोगे कि यार मुझे पावर लिफ्टिंग करनी है, तो आपको 3 चीज़ें बोलेगा, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट। स्क्वाट सिंपल कि स्क्वाट लगा ली, उठ गए, ये स्क्वाट। लेकिन आपका स्टिकिंग पॉइंट क्या है, कहाँ पे आपकी स्क्वाट फेल हो रही है, क्या आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, ये सब बताने वाले आज की तारीख में इंडिया में बहुत कम लोग हैं। तो
पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी को पावर लिफ्टिंग करनी है या पावर लिफ्टिंग में वो करना है, तो पहले तो अपने नॉलेज को एक्सपांड करना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि जितना पावर लिफ्टिंग दिखता है ना कि हाइट गेम और पावर वाला गेम, उतना ही इंजरीज भी होती है इसके अंदर। तो अगर आप किसी नौसिखिए को पकड़ के अपना ट्रेनर बना लोगे, तो आपके सीधी सी बात है, आप बहुत जल्दी इंजरी आ जाएगी आपको। पहली चीज़ तो अपने नॉलेज को एक्सपांड करना है सबसे पहले। दूसरी बात, पैसा कितना कमा पाएंगे उसके ऊपर आते हैं अपन। तो कोई भी अगर करना चाह रहा है स्टार्ट, तो पैसा कमाने की शुरुआत उसकी 1 या 2 क्लाइंट से होगी। वो बेसिकली कितने क्लाइंट कर लेता है कवर अप, जनरली 4-5 हज़ार रुपये पर मंथ लेते हैं इंडिया में दूसरे जो एथलीट्स हैं, एक क्लाइंट से पर मंथ का। तो 10 क्लाइंट, 50 क्लाइंट, और सीधी सी बात है, जितने आपके अंदर नॉलेज होगा, जितना आप सामने वाले को रिजल्ट दोगे, उतना वो आप कमा पाओगे। और रही बात खर्चे की, इतना खर्चा होता है, ये एक मतलब खतरनाक क्वेश्चन बोलूँगा इस चीज़ को मैं, कि शायद वो मेरा खर्चा बहुत दूसरों से बहुत ज़्यादा हुआ है। क्योंकि एज़ यूजुअल, मतलब सीधी-सी बात है यार, 120 का प्लेयर हूँ मैं, हेवीवेट प्लेयर हूँ, तो जितना हेवी हूँ उतना खाना भी पड़ता है, और खाने का मैं ऑलरेडी शौकीन हूँ। तो मेरा ऑन एन एवरेज ₹1000 ₹1500 डाइट रहती थी पर डे की ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। जो कॉम्पिटिशन के 3-4 महीने का फेज़ रहता है, उसमें मैं डाइट में बिल्कुल वो नहीं करता हूँ। तो मैं कंटिन्यू, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कोई कर ही नहीं सकते ना यार, आपको पता है कि आपको इसी दिन के लिए आपने प्रिपेयर किया है। तो लाइक एग्ज़ाम्पल लो, तो मैं अभी करंटली कोकोनट वाटर पी रहा हूँ कंटिन्यू। तो ऐसे 1-2 बॉटल दिन की हो जाती हैं, और उसके बाद फ्रूट्स आपको बहुत सारे खाने रहते हैं, और आपको नॉन-वेज, चिकन, फिश, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आराम से 1000-1500 पहुँच जाता था मेरा खर्चा। और उसके अलावा जो गैजेट्स हम पहनते हैं, जैसे सिंगलेट, 8 से 10 हज़ार रुपए की सिंगलेट आती है। तो आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इस गेम पे अगर आना है तो। सिंगलेट क्या होती है? सिंगलेट सिंगलेट यार, जैसा आपने देखा होगा रेसलिंग जो करते हैं ना, तो वो पहन के कॉस्ट्यूम पहनते हैं वो लोग। ऐसे ही यहाँ फेंडो टाइप का रहता है, और शॉर्ट्स उस पे अटैच्ड रहती है शॉर्ट्स। इस टाइप की कॉस्ट्यूम रहती है वो सिंगलेट। तो वही पहन के हम लोग को पावरलिफ्टिंग करनी रहती है। तो उसमें स्क्वाट के शूज़ अलग आते हैं, डेडलिफ्ट के शूज़ अलग आते हैं, और नी कैप्स आती हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर फिट फिट का ही देख लो, तो खर्चा तकरीबन 50,000 पहुँच जाएगा, क्योंकि 25,000 का एक सपोर्टिंग बेल्ट आता है। अभी तक का आपका, जब से आपने ट्रेनिंग शुरू की है, तब से लेके अभी तक का आपका कितना रफली एक्सपेंस हुआ है? अगर मैं 2022 से 2025 तक की बात करूँ, तो जिसमें मेरा कॉम्पिटिशन्स खेलने जाना, आना, और होटल के रेंट्स वगैरह सब इंक्लूड है, अराउंड 10 लाख आराम से, डाइट वगैरह सब मिला लो इसको, अराउंड 10 लाख के आसपास खर्चा हो चुका है मेरा। जिसमें मेरी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम, डाइट वाइट सब हो चुकी है, जिसमें मेजर पोर्शन डाइट का रहा है, और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी रहे हैं। तो ट्रैवलिंग का भी, जैसे मैं अभी चला ना बता रहा हूँ आपको, 2.5 लाख भी जापान में लग गया मेरा, है ना। उसके पहले जो कॉम्पिटिशन्स के लिए इंडिया में, तो ऑन एन एवरेज 25-30 हज़ार रुपये नेशनल का पड़ ही जाता है। 30 हज़ार रुपये एवरेज है, 25 से 30 हज़ार रुपये। तो जैसे 3-4 नेशनल हो गए, उसके बाद जो वेस्ट इंडिया खेलने जाते हैं बाहर, स्टेट्स खेलने जाते हैं बाहर, तो ऐसे खर्चे तो होते ही हैं मतलब। तो 3-4 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए समथिंग ऑन एन एवरेज मेरा कॉम्पिटिशन्स खेलने खेलने जाने का हो गया है खर्चा। बाकी आप डाइट का इंगेज कर लो उसके अंदर, और 1 लाख, 1.25 लाख के आस, ठीक के आस, 1 लाख के आसपास किट्स वगैरह। क्योंकि 4-5 साल से खेल रहा हूँ, तो अलग अलग किट्स यूज़ हुई हैं बार बार। 3-4 सिंगलेट बदल लिए हैं, 3-4 रिस्ट रैप्स बदल लिए हैं, बेल्ट बदल लिए हैं। तो 1 लाख के आसपास का ये खर्चा हो गया, तो ऑन एन एवरेज 10 लाख के आसपास कुछ फिगर होगा। आपका ऑन सीजन और ऑफ सीजन डाइट में डिफरेंस क्या रहता है? जनरली है ना, मॉर्निंग में हम लोगों को ज़रूरत रहती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। दिन में हमको जो हमारी क्वांटिटी है उससे थोड़ी सी कम कर लो आप, ठीक है। शाम टाइम आप 4-5 बजे को आपको एक भूख लगती है, उस समय आप फ्रूट्स ले सकते हो। उस समय फाइबर्स वगैरह की हमको बहुत ज़रूरत रहती है, हाइड्रेशन की ज़रूरत रहती है। दिन भर में अपने पानी पिया नहीं पिया, कितना पिया, कोई भरोसा नहीं रहता है। रात के टाइम आप प्रोटीन बेस्ड डाइट लो।
डिनर में। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो ऑन सीज़न की बात करूँगा, ऑफ सीज़न की बात करूँगा। ऑन सीज़न में मैं मॉर्निंग में 6 से 7 अंडे और उसमें मतलब 4 से 5 एग वाइट रहते हैं और बाकी 2 अंडे फुल रहते हैं। उसके अलावा ओट्स हो गया, पीनट बटर ब्राउन ब्रेड हो गई, उसके बाद अपना मूसली हो गई और ये सब चीज़ें मैं लेता हूँ। तो उसके बाद दिन में मैं अपना रेगुलर खाना खाता हूँ, साथ में मैं चिकन ऐड कर देता हूँ और अराउंड 400 ग्राम 500 ग्राम चिकन लेता हूँ। जिम जाने के पहले मैं बीटरूट और गाजर का जूस पीता हूँ और साथ में कुछ भी हल्का-फुल्का मंचिंग करने के हिसाब से मतलब, और कभी-कभार अगर हेवी सेट्स लगाने रहते हैं तो उस समय राइस एंड हनी, तो एक वो हो जाता है। फिर रात के टाइम मैं फिश खाता हूँ ऑन सीज़न में और थोड़े से राइस खाता हूँ कभी-कभार। और अगर ऑफ सीज़न की बात करें तो भैया सुबह अपना बिल्कुल इंडियन देसी चाय बिस्किट और दोपहर को अपना रेगुलर खाना जिसमें दही और सलाद तो मैं बिल्कुल लेते ही रहता हूँ। 4 बजे फिर वही अपना कॉफ़ी वगैरह हो गया, जूस वगैरह हो गया और थोड़ा बहुत जिम कर लिया। रात को फिर वही अपना देसी खाना जो अपने घरों में बनता है। ये क्योंकि क्या है ना कि जनरली आप पूरे टाइम अपने आप को कोई कॉम्पिटिशन फेज़ में नहीं रख सकते, आपको नॉर्मल लाइफ़ में आना पड़ेगा, तो वो ज़रूरी रहता है थोड़ा। मैं अभी कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, जिम भी इनफैक्ट वहीं पर से नहीं गया हूँ मैं। 2-4 दिन शक्ल देखने चले जाता हूँ जिम में अपनी। आपने बताया कि आप पिछले 1 महीने से अभी रेस्ट मोड में हैं, ऑफ सीज़न चल रहा है आपका इसलिए आप नहीं गए। तो अगर आपका एडिक्शन है, तो आपने इतना कंट्रोल कैसे किया? ये सही क्वेश्चन है। देखो, भविष्य होता क्या है ना, जब ऑन सीज़न रहता है, तो इतनी इंटेंस ट्रेनिंग रहती है 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे। मतलब कभी-कभार तो मुझे याद है कि एक बार मैं जिम में 10 बजे घुसा था सुबह मॉर्निंग में और शाम को 3:30-4 बजे निकला था। और अब 6 और हम लोगों को जब कॉम्पिटिशन होती है ना, तो हम लोगों को कम्पीट भी ऐसे ही करना रहता है। 4-4, 5-5 घंटे तक हम लोगों को कंटिन्यू कॉम्पिटिशन होती है। अब जैसे अभी जापान में मैं खेला था, तो सुबह 11 बजे मेरी कॉम्पिटिशन चालू हुई और मेरा आखिरी डेडलिफ्ट का टाइम शाम को 4:30 पौने 5 बजे आया है। और इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में मैंने सिर्फ़ इतनी सी शहद की बॉटल पी थी। इतनी सी शहद की बॉटल में मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया था पूरा। तो एक हम लोगों को एक तो पहली चीज़ तो ये कि माइंडसेट वर्कआउट ही इतना हो जाता है ना कि मतलब ऑन सीज़न में इतना वर्कआउट हो जाता है कि बॉडी रेस्ट माँग लेती है ऑटोमैटिकली। जैसे कि आप इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग भी करते हैं, तो आप ये स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कैसे रखते हैं पहली चीज़ ये? और अगर कुछ इंजरी हो जाए, तो उससे रिकवर करने के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि बहुत कॉमन है इन सब चीज़ों में इंजरी होना। मतलब यूँ कह लो कि मुझे खुद को भी इंजरी हुई है। मतलब अगर आप किसी ऑर्थोपेडिक को बताएँगे कि एसीएल हाई ग्रेड टियर हुआ है बंदे का और वो 300 सवा 300 का स्क्वाट मारता है, तो उसके लिए खुद के लिए शॉकिंग होगा। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मेरी एसीएल ब्रेक हो गई थी, हाई ग्रेड टियर था और सोनोग्राफी वगैरह हुई और सोनोग्राफी के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि भैया आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो सर्जरी का जब उसने बोला, तो फिर समझ में आ गया कि भैया, मैंने उससे डॉक्टर से पूछा कि क्या सर, अगर सर्जरी हो जाती है मेरी, उसके बाद भी मैं इतना वेट उठा पाऊँगा? तो बोले उसका कुछ कह नहीं सकते कि कितना आप कर पाते हो, वो तो आपके माइंड के ऊपर है। तो जब डॉक्टर ने एक चीज़ बोली कि वो तो आपके माइंड के ऊपर है और वो उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है कि आप इतना कर पाओगे या नहीं। तो मतलब जब सब कुछ ही माइंड के ऊपर है, तो माइंड के ऊपर ही छोड़ते हैं ना पूरा। और फिर उसके बाद मैंने अपनी मेंटल प्रिपरेशन करी और कहते हैं ना व्हील पावर इंसान की अगर तगड़ी हो, तो उसके बाद फिर वो कुछ भी कर सकता है। और ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि डॉक्टर के बोलने के बाद कि भैया आपकी सर्जरी हो रही है, मैं मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि डॉक्टर ने मुझे लॉन्ग नी ब्रेस पहनने को दिया था और 2 हफ्ते बाद उसने बोला था कि आप आना मुझसे मिलने। आपके देख अगर दवाई गोली से रिकवरी होती है तो ठीक है, नहीं तो इस ऑपरेशन तो आपके लिए मैंडेटरी है ही, अगर आपको हेवी लिफ्टिंग करनी है तो। तो मैं पता है मतलब एमआरआई वगैरह करवाने के बाद जब पहुँचा डॉक्टर के पास, मेरा पैर पूरा घुटना सूजा हुआ था अच्छा खासा। लेकिन है ना, मैं अपना जो नी ब्रेस है ना, उसको उतार के जाता था
और उसके बाद डॉक्टर के यहाँ जाता था ना, तो पेस्ट लेता था डॉक्टर की, ताकि डॉक्टर कुछ बोले नहीं, भैया तुम उतार के क्यों घूम रहे हो। मतलब मैंने अपना माइंड को इस लेवल पर तैयार कर लिया था कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने पूरी मेंटल प्रिपरेशन से ही अपनी इंजरी को ओवरकम किया है। हालाँकि दवाइयाँ वगैरह रही है, फिज़ियोथेरेपी रही है, उसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। और एक फिज़ियोथेरेपिस्ट था, उसने मुझे बोला था कि जो एसीएल टियर होता है, एसीएल हाई ग्रेड टियर होता है, उसमें एक छोटी-सी लिगामेंट रहती है, वो आपके घुटने के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, और उससे बड़ी चीज़ रहती है हैमस्ट्रिंग। तो हैमस्ट्रिंग अगर आपकी मजबूत है, तो आपका एसीएल के ऊपर इतना लोड नहीं आएगा। तो उसकी बोली हुई बात मेरे दिमाग में रह गई, और उसके बाद मैंने अपनी हैमस्ट्रिंग को इतना ट्रेन किया कि मेरी हैमस्ट्रिंग के अब बेनिफिट मुझे पावर लिफ्टिंग में बहुत अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो यूँ कह लो कि यार, अगर किसी को इंजरी होती है, तो सबसे पहले तो उसको मेंटली ब्रेक नहीं होना है कि मुझे हो गई है तो मैं खत्म हो जाऊँगा ये वो। वो अगर उसकी विल पावर है, यार सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आज की तारीख में ऋषभ पंत है यार, उसका कितना डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने बोला था कि भैया क्रिकेट आप खेल नहीं पाओगे, वो बंदा वापस क्रिकेट खेल रहा है आज की तारीख में। वापस उसको इंजरी हो गई, फ्लिप्स मार रहा था अभी थोड़े दिन पहले। तो एक एथलीट है ना, जितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट किसी एथलीट का होता है ना, उतना मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी नॉर्मल पर्सन का नहीं हो सकता, अगर एथलीट कॉम्पिटिटिव लेवल पे है तो। और ये चीज़ ही रहती है जो लाइफ में, मतलब जो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि यार स्पोर्ट्स करके क्या ही कर लोगे, तो स्पोर्ट्स में एक यही चीज़, ये चीज़ भी है जो आपके बच्चे में डेवलप होगी, कि उसके अंदर एक फाइटिंग कैपेबिलिटी आ जाएगी। उसके अंदर है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि उसको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे इतना बिलीव होगा कि यार ये तो मैं कर लूँगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इतना तो मुझे भरोसा है कि मैं फिजिकली तो मुझ में कुछ नहीं होने वाला है। 80 साल की उम्र में भी मैं किसी न किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहा होऊँगा उस समय, और उसको भी मैं यही बताऊँगा कि 80 साल की मेरी एज है और मैं अभी भी जिम जाता हूँ। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी बॉडी पे। उस समय हमारी वाली क्लिप भी चलाइए। हाँ, ये वाली भी चला देंगे अपन। मतलब वही बात है यार कि इतनी मेहनत करी है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो गया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं और विदिन 2-3 मंथ्स बॉडी का 2x 2.5x ईगो में वेट लिफ्ट करने लग जाते हैं। सो ये ईगो लिफ्टिंग से कैसे बचा जाए? लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे कि ईगो लिफ्टिंग क्यों नहीं कर? इग्नोर, 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 इग्नोर करो, सिर्फ इग्नोर करो, और कुछ नहीं है। इस चीज़ को अगर चैलेंज के रूप में लेना है, तो चैलेंज के रूप में लेके स्टेज पे परफॉर्म करो। जिम में हेवी वेट मारने से कुछ नहीं होना है। जैसे लाइक मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे जिम में है ना, मैं मशीन वर्कआउट बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मशीन पे फुल वेट का मैं रेपिटेशन लेता हूँ, 15-15, 20-20, 25-25। तो अगर मैं 115 किलो का हूँ और जिम की वेट ट्रैक में एक 80 किलो 90 किलो पड़ा हुआ है, तो वो उठाना मेरे लिए बहुत आसान काम है। लेकिन जब बच्चे मुझे देखते हैं, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, और उसके बाद मैं उनको समझाता हूँ। बोले, यार भैया आप इतना वेट कैसे मार लेते हो? मैं उनको समझाता हूँ कि यार देखो, ऐसा है कि मैं खुद 115 किलो का हूँ, 80 किलो उठा रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो इस चीज़ से तुम ये मत देखो कि मैं फुल वेट उठा रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी वेट का कितना वेट मार रहा हूँ ये देखो। अगर तुम 100 किलो के हो, तो तुम 60 किलो के हो, 60 किलो वेट उठाओ। तुम 60 किलो के हो, तो तुम 30 किलो वेट उठाओ। आपने कभी ईगो लिफ्टिंग की? शुरू-शुरू में करी है मैंने ईगो लिफ्टिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन उस समय जिम का ट्रेंड था ही नहीं इतना। और ईगो लिफ्टिंग, हाँ, जिम का इतना ट्रेंड नहीं था उस समय, इतना जिम को लेके अवेयरनेस नहीं थी आज से 10 साल पहले। लेकिन बाद में जब मैं वेट उठाने लगा, तो वो अपने आप में ऐसा लगने लग, वो ईगो लिफ्टिंग दिखता ही नहीं था लोगों को। लेकिन ईगो लिफ्टिंग मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब अर्ली एज रहती है ना, बच्चा तभी करता है जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। अब जैसे मैं अगर जिम जा रहा हूँ, मैं 300 किलो वेट उठा रहा हूँ, तो मैं मुझे जो पहले से जानते हैं उनको देखने के लिए उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो दिखेंगे तो बोलेंगे कि यार इतना वेट मार रहा है। और ब्लैकआउट हुए हो आप कभी, क्योंकि इतना हैवी वेट उठा रहे हो? ब्लैकआउट मैं हुआ हूँ, डेफिनेटली हुआ हूँ, एक बार ब्लैकआउट हुआ था मैं, और वो एक ही बार हुआ था उसमें। और इसके लिए जनरली हम तो अमोनिया स्प्रे करते हैं, तो वो ब्लैकआउट से प्रिवेंट करता है हम लोगों को। तो आप स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस कैसे रखते हैं?
यार इसके पीछे मैं कहूँगा कहीं न कहीं रीज़न जिम्नास्टिक्स का रहा फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे। क्योंकि जिम्नास्ट की फ्लेक्सिबिलिटी का तो मतलब पूरी दुनिया जानती है कि जिम्नास्ट बहुत फ्लेक्सिबल करते हैं। तो कहीं न कहीं जो मेरा बचपन का बैकग्राउंड रहा है जिम्नास्टिक्स का, वो मेरे लिए काम का रहा है बहुत। और स्ट्रेंथ तो बाय द टाइम मैंने अचीव कर ही ली जिम जा के। तो यूँ कह लो कि कुछ छोटे-छोटे सेशंस भी लेता हूँ मैं हालाँकि करंटली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लेकिन मेरे लिए दूसरों के मुकाबले मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करना बहुत ईज़ी था। इसीलिए मतलब अगर पेरेंट्स या कोई भी स्पोर्ट्स की शुरुआत करना चाह रहा है ना, तो अभी जो 7-8 साल की एज रहती है ना बच्चों की, इसी एज से उस चीज़ को स्टार्ट करा देना चाहिए। नेशन वाइड लेवल पे अगर आपको अगर आप बताना चाहें कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी है पावर लिफ्टिंग को लेके जो आप क्लियर करो? मिसअंडरस्टैंडिंग तो यार नहीं है, कन्फ्यूजन काफ़ी थे। इसमें मतलब एक चीज़ बोलूँगा मैं आपको, सबसे पहला तो कन्फ्यूजन बहुत सारों को यही था कि इक्विप्ड और रॉ, वो पावर लिफ्टिंग को सिर्फ़ पावर लिफ्टिंग समझते थे। और इक्विप्ड अलग चीज़ होती है, रॉ अलग चीज़ होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या पावर लिफ्टिंग नेचुरली की जा सकती है? एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी है, क्वेश्चंस भी है। तो डेफ़िनिटली पावर लिफ्टिंग नेचुरली की जा सकती है। अगर बाहर की कंट्रीज़ के एथलीट कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, खर्चा पावर लिफ्टिंग को लेके डेफ़िनेटली होता है, लेकिन कम खर्चे में भी पावर लिफ्टिंग की जा सकती है। ये 3 मेजर पॉइंट हैं मुझे जो लगता है कि बताने चाहिए, मतलब जानने चाहिए। जो भी चीज़ें जानी हमने पावर लिफ्टिंग के बारे में, वो एक्चुअली वैल्यूएबल थी। काफ़ी हुँ, सारी हुँ। चीज़ें पता चली जो जापान में है, जो यहाँ हुँ, नहीं है। हमें जो सीखी है, सीखनी चाहिए। प्लस लोगों को किस तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए, अगर उनको पावर हुँ, लिफ्टिंग में करियर आगे बढ़ाना। हुँ, हुँ। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। सो थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर योर टाइम। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। हमें उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपको फिटनेस, पावर लिफ्टिंग और एथलीट माइंडसेट के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स मिली होंगी। और ये कॉन्वर्सेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे शेयर ज़रूर करें और एक्सपर्ट कॉन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।